एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 17th जून 2025। तो आज हम तीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज इंडियाज अनईजी बैलेंसिंग एक्ट इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल रीजन में जो इंडिया बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है वो अनईजी है। तो दैट इज देयर इन जीएस पेपर 2 आईआर। इस साल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक, तो अच्छे से समझिएगा। सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन में आप इसको मेंस में भी जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हो। थर्ड इज इंडिया नीड फॉर यूसीसी इन मॉडर्न इंडिया। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वो जीएस पेपर 2 में आता है, पॉलिटी में आता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हर साल ही इंपॉर्टेंट होता है यूसीसी। किस साल कहाँ पे आएगा नोबडी नोस। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंडियाज अनइजी बैलेंसिंग एक्ट इन द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में तो कोई कंट्री नहीं है, खाली जगह पे पानी में है ना। बट बे ऑफ बंगाल में कौन है? बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश है पहले तो, आसपास में, ठीक है। बांग्लादेश है पहले पहले मैं बे ऑफ बंगाल बना लेता हूँ। अब ये रीजन क्या है, यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना जी का गवर्नमेंट गिरा है और वहां पे वहां के दूसरे लीडर आए हैं, और दूसरे लीडर आके फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद यूनिस, तो ये लोग जब जब से आए हैं तब से इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो खराब होते गए हैं। ये लोग कुछ ना कुछ खराब स्टेटमेंट इंडिया के लिए देते गए हैं, चाइना में जाके या कहीं भी जाके, कि यहाँ से जो हमारा चिकन नेक है उसको काट देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देते हैं, या वट बहुत सारा ये अलग अलग बयान देते गए हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, हमने जो बांग्लादेश के साथ बहुत सारी डील्स की थी, वो डील्स हम लोग क्या करने लग गए हैं, क्लोज करने लग गए हैं, डील्स पे रोक लगाने लग गए हैं। बांग्लादेश को हमने बहुत सारा एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल नेपाल यहाँ पे है, भूटान यहाँ पे है, चाइना इधर है, म्यांमार इधर है। म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, इन सब से ट्रेड करने के लिए बांग्लादेश को लैंड रूट्स का सहारा लेना पड़ता है। और लैंड रूट्स हमने इनको अपने इंडिया के अंदर लैंड रूट्स दिए हैं कि लैंड रूट के जरिए आप इन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हो। अभी हमने क्या किया है, उन सब सारे ट्रेड डील पे एक तरह से रोक लगा दिया है। तो ये आर्टिकल ये कहना चाहता है कि बांग्लादेश के का जो टाइम है, जो समय खराब चल रहा है, कभी ना कभी वहां डेमोक्रेसी आएगी और फिर अच्छी गवर्नमेंट आएगी। तो हम लोग जो बांग्लादेश को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनईजी बैलेंसिंग है। और उससे बहुत ज्यादा जो हमारा एफर्ट है म्यांमार, थाईलैंड और बाकी आसियान कंट्रीज के साथ में जुड़ने का, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है। तो इस पे हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन द बे ऑफ बंगाल इज गेनिंग मोमेंटम। इंडिया का इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है बे ऑफ बंगाल में मोमेंटम गेन कर रहा है, विद ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम्स, थ्राइविंग ईस्टर्न पोर्ट्स एंड द बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट बूस्टिंग रीजनल इंटीग्रेशन। बिम्स्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट मैरीटाइम रीजनल इंटीग्रेशन को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। हाउएवर इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन स्पेशली विद बांग्लादेश आर क्रिएटिंग चैलेंज। इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बांग्लादेश के साथ फॉर एग्जांपल, वो चैलेंज को बढ़ा रहे हैं। तो बिमस्टेक नेशंस के साथ, यहाँ जो बिमस्टेक नेशन है या आसियान नेशन है, बिमस्टेक के साथ हम लोग एग्रीमेंट करने वाले हैं, या एग्रीमेंट एक तरह से हम लोगों ने कर लिया है। कौन सा एग्रीमेंट है? बिमस्टेक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन। मैरीटाइम मतलब मरीन रूट से ट्रांसपोर्ट का कोऑपरेशन बिमस्टेक कंट्रीज करेंगे। तो उसमें जो है बिमस्टेक में पहले कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो हम लोग जान लेते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल, ये रहा बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनती है, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम क्या होता है, बिमस्टेक। बिमस्टेक कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने अभी मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन साइन किया एक तरह से, ठीक है। तो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो आगे बढ़ रहा है, उसमें बांग्लादेश और इंडिया के खराब होते हुए रिश्ते जो थोड़ा एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इंडिया मैरीटाइम पुश एंड रीजनल टेंशन इन द बे ऑफ बंगाल, इसको हम लोग समझते हैं। सिग्निफिकेंट मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट। इंडिया अंडर द सागरमाला प्रोग्राम हैव heavily invested in port infrastructure and coastal logistics। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, कोस्टल के ऊपर लॉजिस्टिक्स, कोस्ट पे लॉजिस्टिक्स क्या होती हैं, पोर्ट के आसपास सारी फैसिलिटीज डेवलप करने में हमने बहुत ज्यादा पैसा पिछले कुछ सालों में लगाया है। पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, जीएसटी कट्स ऑन बंकर फ्यूल एंड कोस्टल शिपिंग सपोर्ट बूस्टेड ट्रेड। हमारा ट्रेड उससे काफी बूस्ट हुआ है। बिमस्टेक मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है एक अग्रीमेंट है जो एम करता है हार्मोनाइज करना, जो बिमस्टेक कंट्रीज हैं उनके बीच में कस्टम्स को हार्मोनाइज करना। मल्टी मॉडल लिंकेज, मल्टी मॉडल जिसमें एक सी एक रूट हो जाएगा, बाकी अलग अलग रूट हो जाएंगे, रेलवे एक रूट हो जाएगा, तो मल्टी मॉडल लिंकेज डेवलप करना। एंड बेनिफिट नॉट ओनली टू इंडिया बट ऑल्सो स्मॉलर नेबर्स।
सिर्फ इंडिया को ही बेनिफिट नहीं यहाँ पे पहुंचे, स्मॉलर नेबर जो है नेपाल को भी, भूटान को भी, सबको बेनिफिट पहुंचे। यहाँ इंडिया यहाँ पे इसके लिए काम कर रहा है। अब ये ट्रेड रूट्स देखो आप, एक एक करके ट्रेड रूट आप देख रहे हो। ये रहा म्यांमार, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा आपका पूरा पूरा इंडिया, यहाँ रहा श्रीलंका। तो ये ट्रेड रूट जो है, ट्रेड रूट जो इंडियन ओशन के बीच में आएगा, ये थाईलैंड, और यहाँ से पूरा ये ट्रेड रूट कनेक्ट करेगा और पूरा बिम्स्टेक कंट्रीज में ये ट्रेड रूट को फैसिलिटेट कराया जाएगा। लैंड रूट भी देखोगे तो यहाँ मणिपुर में मोरे, मोरे से लेकर के आपका थाईलैंड तक है ना, बैंकॉक तक, पूरा ये मैसूर तक पूरा पूरा ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, और भी बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं जो इंडिया यहाँ आसियान नेशन को भी क्या करेगा, कनेक्ट करने वाला है। तो ये पूरा जब सारा काम हो रहा है तो इसमें बांग्लादेश के चलते जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बांग्लादेश के साथ हमने ट्रांस शिपमेंट फैसिलिटी साइन की थी, ट्रांस शिपमेंट फैसिलिटी, ट्रांसशिपमेंट 2020 में। The transshipment facility of Bangladesh introduced by India in 2020 allowed Bangladeshi exports to use Indian land custom statistic station। तो उन्होंने बोला कि इंडियन लैंड कस्टम स्टेशन को कौन यूज कर सकता है, बांग्लादेश। लैंड कस्टम मतलब लैंड पे भी जो बॉर्डर है वहां पे कस्टम स्टेशन बनाया जा सकता है, उसको बांग्लादेश यूज करेगा। उसके थ्रू भूटान, नेपाल, म्यांमार सबके साथ बांग्लादेश ट्रेड कर सकता है। ये 2020 में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। द अरेंजमेंट एम्ड टू स्ट्रीमलाइन ट्रेड फ्लोज को स्ट्रीमलाइन करेगा। बांग्लादेश का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको कम करेगा। बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट का जो सेक्टर है, अगर ट्रांजिट का टाइम कम हो जाए, कॉस्ट कटिंग हो जाए, तो बांग्लादेश को बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होने लगेगा। विड्रॉल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इन अप्रैल इंडिया एब्रप्टली इंडेड बांग्लादेश यूज ऑफ इंडियन पोर्ट्स फॉर थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट्स। अभी अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल 2025 की बात है, इंडिया ने बांग्लादेश का जो यूज था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के तहत इंडियन फैसिलिटीज को, इंडियन पोर्ट्स को, इंडियन लैंड पोर्ट्स को यूज कर सकता है थर्ड कंट्री के एक्सपोर्ट के लिए, है ना, इंडिया से ट्रेड करने के लिए नहीं, रादर थर्ड कंट्री, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनसे एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको इंडिया ने एब्रप्टली एंड कर दिया है, एब्रप्टली। और रीजन क्या दिया हम लोगों ने कि कंजेशन बहुत हो रहा है, कंजेशन, हमारे खुद के टर्मिनल में डिलेज बहुत बढ़ गए हैं। जियोपॉलिटिकल अंडरकरेंट, द विड्रॉल केम आफ्टर बांग्लादेश चीफ एडवाइजर रिमार्क इन बीजिंग। बांग्लादेश को चीफ एडवाइजर ने रिमार्क दिया कि बांग्लादेश और चाइना मिलकर जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्किर्मिश चल रहा था, झड़प चल रहा था, तो क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से बंद कर देते हैं, यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर देते हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। अंडर द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हम क्या करते हैं, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स अप टू 30,000 टन ऑफ गुड्स ईयरली। कपड़ा बहुत बनाते हैं, गारमेंट्स बहुत बनाते हैं बांग्लादेश वाले, और बहुत पैसा कमा रहे हैं। वाया ढाका, बेनापोल, पेट्रापोल, दिल्ली टू यू अदर डेस्टिनेशन, है ना, ढाका से सीधे बेनापोल, पेट्रापोल जो है इनका रूट है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या है, चेक पोस्ट है, उधर से पूरा ये इंडिया में और दिल्ली में और यू तक ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। इससे इनका कॉस्ट काफी कम हो जाता है, 70 सेंट पर केजी कॉस्ट इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पोटेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ इंडियाज मूव इन बे ऑफ बंगाल ट्रेड रिलेशन, ट्रेड फ्रिक्शन बढ़ेगा, ट्रेड फ्रिक्शन। India imposed new restriction requiring certain Bangladesh goods enter only through select seaports। मिड मई में हमने नया रिस्ट्रिक्शन लगाया कि कुछ बांग्लादेशी गुड्स जो हैं वो सिर्फ सेलेक्टेड सी पोर्ट से जाएंगे। बांग्लादेश का एक्सेस हमने और ज्यादा कम कर दिया। परसेप्शन ऑफ एक्सेसिव रिटेलिएशन, अब हम जो रिटेलिएशन कर रहे हैं इसका परसेप्शन बन रहा है कि हम ज्यादा, जरूरत से ज्यादा रिटेलिएशन कर रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट में। रीजनल कोऑपरेशन जो है वो रिस्क में, खतरे में पड़ता जाएगा। टिट फॉर टैट ट्रेड में होने लगेगा, बांग्लादेश भी ऐसा करने लगेगा, जो गुडविल हमने बहुत सालों से बनाया है वो कम होने लगेगा। बिमस्टेक का जो इंटीग्रेशन हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो खतरे में आएगा। जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जो है वो और ज्यादा डेंजर होते जाएगा। इफ इंडिया कंटिन्यूज टू लिंक ट्रेड एक्सेस विद डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट इट रिस्क टर्निंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनटू अ जियोपॉलिटिकल राइवलरी। इससे एक रिस्क होगा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जियोपॉलिटिकल राइवलरी में बदलेगा, व्हिच गोज अगेंस्ट द पर्पस ऑफ बिमस्टेक एंड सिमिलर प्लेटफॉर्म। बिमस्टेक और बाकी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में जाता है। व्हाट इज द वे अहेड, रीबिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ड्रॉइंग क्लियर लाइंस। हम अपना जो क्रेडिबिलिटी है उसको रीबिल्ड किया जाए। द बे ऑफ बंगाल स्टैंड्स एट एन इन्फ्लेक्शन, ऑन वन हैंड इट ऑफर्स ट्रिमेंडस पोटेंशियल, साथ साथ इसमें कनेक्टिविटी का, इंडिया का बांग्लादेश से, नॉर्थ ईस्ट से पूरा आसियान नेशन का, बिमस्टेक का, कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल है। हमें क्या करना चाहिए, क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए। The well executed BIMSTEC free trade agreement could reshape trade pattern। अगर हमने BIMSTEC के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लिया, जहां पे ट्रेड बहुत कम हो जाएगा, जीरो के राउंड हो जाएगा, ट्रेड नहीं सॉरी टैरिफ,
ट्रेड बहुत बढ़ जाएगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए और पूरे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा विन विन सिचुएशन होगा। ऑन द अदर हैंड द रीजन रिमेन्स वल्नरेबल टू स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। नेशनल राइवलरी के लिए भी रीजन वल्नरेबल रहता है। द रिसेंट ब्लरिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग threatens to derail India's carefully constructed narrative of regional cooperation। अभी जो रिसेंट ब्लरिंग हो रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी का एंड जियो पॉलिटिकल पोजिशनिंग का, थ्रेटन्स टू डीरेल इंडियाज केयरफुली, वो थ्रेट करता है कि इंडिया को क्या कर देगा, डीरेल कर देगा। जो भी हम लोग रीजनल कोऑपरेशन का नैरेटिव बना रहे हैं वर्षों से, है ना, 20 साल से 50 साल से जो हम रीजनल कोऑपरेशन का झंडा लेके चल रहे हैं, उसको डीरेल कर देगा। अब ये ऐसे स्टेटमेंट्स जो आप लिखते हो बहुत अच्छा बैठता है, सटीक बैठता है। ये स्टेटमेंट ऐसे कीवर्ड आपको एग्जाम में डालने ही होंगे। India could reframe its withdrawal of the transshipment facility as a temporary measure and set clear rule-based criteria for its reinstatement. Better yet, it could re-establish a depoliticized mechanism for trade facilitation, one that ensures predictability and fairness irrespective of diplomatic currents. Such a move would not only reassure Bangladesh but also reinforce India's image as a responsible regional leader. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम report, the global out of school population is now estimated to be 272 million। out of school मतलब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन स्कूल से बाहर है, जितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, वो 272 मिलियन है। 272 27 करोड़ बच्चे जो हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए था, वो स्कूल से बाहर है। पिछले साल के कंपैरिजन में ये 221 मिलियन, मतलब मोर देन 2 करोड़ ज्यादा है। Over 272 million children out of school across the globe, Global Education Monitoring Report। Global Education Monitoring Report किसका है? यूनेस्को का है। यूनेस्को इट इज एन एनुअल पब्लिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूनेस्को इसको एनुअली पब्लिश करती है। इट इज एन ऑथोरिटेटिव एंड एविडेंस बेस्ड असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, चैलेंज एंड ट्रेड इन एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। द GEM रिपोर्ट वाज लॉन्च्ड इन 2002 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया था पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन को ट्रैक करने के लिए। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? एजुकेशन को मॉनिटर करना, एजुकेशन को एनालाइज करना, एजुकेशन के ट्रेंड्स को एनालाइज करना, पॉलिसी रिकमेंडेशन देना, गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन देना कि गवर्नमेंट एजुकेशन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाएगी। हाईलाइट ऑफ द रिपोर्ट, इस साल रिपोर्ट क्या बोलती है? कंट्रीज विल फॉल शॉर्ट बाय 75 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ देयर 2025 नेशनल टारगेट फॉर स्कूल एनरोलमेंट। कंट्रीज ने जितना टारगेट लिया है कि हमें बच्चों को कितना स्कूल में एनरोल कराना है, उससे 75 मिलियन कम रह जाएंगे। मतलब 7.75 मिलियन, 7.5 करोड़ कम रह जाएंगे 2025 के हिसाब से। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ते हैं, जो टोटल 17 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। पहले में आता है ना नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, दूसरे में है ना, तो तीसरा हेल्थ की बातें करता है, चौथा एजुकेशन। तो एजुकेशन में जब आता है SDG 4 स्कोर कार्ड shows that while a reduction of 165 million out of school children is targeted by 2030, progress is slower। हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि 165 मिलियन बच्चे, 16.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर होंगे 2030 तक, उसको हमें कम करना है। हमारा प्रोग्रेस जो है उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रहा। आउट ऑफ स्कूल मॉडल एस्टिमेट, वो बताता है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे इस तरह से बढ़ रहे हैं। अज्यूम स्टेबल पैटर्न ऑफ स्कूल एज पॉपुलेशन थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, हमें और ज्यादा बच्चे स्कूल में लेके आना पड़ेंगे। कंट्रीज विल फॉल शॉर्ट बाय 75 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ देयर 2025 नेशनल टारगेट। ठीक है। आउट ऑफ स्कूल क्या होता है? जनरली रेफर्स टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट who are not enrolled in or participating in formal or non-formal education program including primary, secondary or higher education. It encompasses those who have never attended school or have dropped out at any point. Key findings क्या होगा? Key finding of UNESCO Global Education Monitoring Report: near universal enrollment but poor learning outcome। इंडिया में यूनिवर्सल एनरोलमेंट है या नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट है, बट लर्निंग आउटकम्स क्या है? खराब है ना। इंडिया में 95% से ज्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं जिनका एज 6 से 14 के बीच में है, बट फिर भी उनका फाउंडेशनल लिटरेसी, वो लिख नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से। न्यूमरेसी गैप है ना। थर्ड क्लास के बच्चे फर्स्ट क्लास का मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ASER सर्वे ये बताता है कि 43%, ओनली 43% ऑफ क्लास 3 स्टूडेंट्स कैन रीड ए क्लास 2 लेवल टेक्स्ट। ठीक है, पढ़ भी नहीं पाते। सोचो, वुमेन डोमिनेट टीचिंग बट लैक्स इन लीडरशिप। इंडिया में वुमेन में 60% जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल की, वो वुमेन है, बट प्रिंसिपल्स कितने हैं? प्रिंसिपल बहुत कम है। सिर्फ 30% वाइस चांसलर जो हैं वो वुमेन है।
इनएडिक्वेट लीडरशिप ट्रेनिंग, वुमेन को या बाकी भी टीचर्स को इनएडिक्वेट लीडरशिप की ट्रेनिंग मिलता है, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग पूरा नहीं मिलता है। जबकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बताता है कि 50 आवर्स का मिनिमम ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर साल होना चाहिए, इसको प्रोफेशनल्स के लिए, टीचर्स के लिए। डिसेंट्रलाइज लीडरशिप बिल्ड ट्रस्ट, अगर लीडरशिप को हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, लोकलाइज करते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है। दिल्ली में ऐसा देखा गया है और बाकी जगह भी ऐसा देखा गया है। एजुकेशन में पॉजिटिव ट्रेंड क्या है? फीमेल टीचिंग वर्कफोर्स राइजिंग, फीमेल टीचिंग वर्कफोर्स बढ़ रहा है। पॉलिसी कमिटमेंट वाया एनईपी, एनईपी मैंडेट्स स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फॉर स्कूल लीडर्स, एनईपी मैंडेट करता है कि स्कूल लीडर्स के लिए ट्रेनिंग होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इंडिकेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ लीडरशिप रोल इन आउटकम, लीडरशिप रोल आउटकम में दिखे। ग्लोबल मॉनिटरिंग हो, यूनेस्को जैसे बॉडी आके मॉनिटर करके जाए, है ना, हमारा जो गैप है लिटरेसी में, जेंडर में, गवर्नेंस में, उसको वो मॉनिटर करके जाए कि देखो कैसे गैप आ रहा है। सक्सेस ऑफ पीयर मेंटरशिप मॉडल, पीयर मेंटरशिप मॉडल का यहाँ पे सक्सेस की बात करेंगे। मिडल लीडरशिप इनिशिएटिव इन दिल्ली बूस्टेड प्रोफेशनल कल्चर एंड कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स। ग्लोबल डायलॉग ऑन स्कूल लीडरशिप, ओवर 100+ countries participated in leadership survey highlighting the rising global priority on education governance। नेगेटिव ट्रेंड क्या है एजुकेशन में? लर्निंग क्राइसिस डिस्पाइट इनरोलमेंट गेस, लर्निंग क्राइसिस हो रहा है और इनरोलमेंट गेन भले ही हो रहा है, भले ही हम लोग इनरोल करा ले रहे हैं बच्चों को, स्कूल में पहुंचा दे रहे हैं, बट लर्निंग नहीं हो पा रहा। हाई इनरोलमेंट हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लर्निंग। इंडियाज एनएएस 2021 shows only 25% प्रोफिशिएंसी इन मैथ, मैथ में क्लास 8 के बच्चों का सिर्फ 25% प्रोफिशिएंसी रहा। जेंडर इनिक्विटी आया लीडरशिप में, वुमेन रिमेन अंडर रिप्रेजेंटेड इन टॉप रोल्स, ओनली 19% ऑफ ग्लोबल एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो वुमेन है। डिजिटल डिवाइड, पोस्ट पेंडेमिक के बाद से ये ऑनलाइन पढ़ाई होने लगा, बहुत लोगों का, बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो एनईपी का है वो इनकंसिस्टेंट है, फुल्ली नहीं हो पा रहा है। सिलेक्शन एंड प्रमोशन जो है ओपेक है, ओपेक है। फोर मेजर रिकमेंडेशन गिवन बाय 2025 रिपोर्ट, 2025 रिपोर्ट क्या बोलती है? लीडर्स को इंपावर करना चाहिए, ऑटोनॉमी ज्यादा देना चाहिए, है ना, खास किस चीजों में? पेडागोगी, पेडागोगी मतलब किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से रिसोर्स देना है, इन चीजों में। प्रोफेशनलाइजेशन में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट इन प्रोफेशनलाइजेशन इंश्योरिंग लीडर्स हैव मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एज वेल एज टीचिंग एक्सपीरियंस, that they are prepared to focus on inclusion and that they represent the local population, ये local population को भी क्या करते हैं? represent करते हैं। ensures inclusion is a part of school leader recruitment and training, inclusion को स्कूल लीडर में और ट्रेनिंग में, रिक्रूटमेंट में इसको इंक्लूड कराना होगा। कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा किसके बीच? स्कूल लीडर्स, स्टाफ, लर्नर, फैमिली, सब लोग कोलैबोरेट करें, है ना, एनईपी तब जाके यहाँ पे कुछ फायदा देके जाएगा। नीड फॉर यूसीसी इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में यूसीसी की क्या जरूरत है बताइए? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम आपने बहुत बार सुन लिया होगा, पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं भी पढ़े होगे तो मैं आपको बताता हूँ। अ कॉमन सिविल फ्रेमवर्क फॉर मेंटेनेंस लॉज इज एसेंशियल टू अपहोल्ड जेंडर जस्टिस, अगर जेंडर जस्टिस प्रमोट करना है, मेल और फीमेल के बीच में जस्टिस लेके आना है, कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी लेके आना है, रिलीजन के बियॉन्ड, रिलीजन जो प्रोवाइड करता है उसके बियॉन्ड, तो हमें क्या चाहिए? यूसीसी चाहिए। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, डीपीएसपी में मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल नंबर 44 में कहा है? मेंशन है। यूसीसी है क्या? यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज, पर्सनल लॉज है, एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक पर्सनल, क्रिमिनल लॉ क्राइम से रिलेटेड होता है, सीआरपीसी जैसे आपने पढ़ा था, है ना, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है वो सब। पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सब पे अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मैटर्स अंडर द स्कोप ऑफ पर्सनल लॉ इंक्लूड मैरिज, जो पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं वो मैरिज है, डिवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, एडॉप्शन है, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। दो लोगों के बीच में शादी हो रही है, क्या है? पर्सनल मैटर है। दो लोगों का डिवोर्स हो रहा है, क्या है? पर्सनल मैटर है। डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस देना है वाइफ को, क्या है? पर्सनल मैटर है। उनके बच्चे किस चीज को, कैसे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, पर्सनल मैटर है। दो पेरेंट्स को बच्चे को अडॉप्ट करना है, पर्सनल मैटर है। सक्सेशन कैसे होगा, पर्सनल मैटर है। तो ये सारा पर्सनल मैटर किससे होता है? पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। और ये सारा पर्सनल लॉ अगर सारे इंडिया में रहने वाले सिटीजन के लिए सेम हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलेंगे। हिस्ट्री की बात करते हैं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1835 रिपोर्ट, 1835 in colonial India called for uniform codification of Indian law, including crime, evidence and contract.
इंडियन लॉ में कोडिफिकेशन की बात की, क्राइम्स की, एविडेंस की, कॉन्ट्रैक्ट्स की. However, the Lex Loci report of October 1840 suggested that personal laws of Hindu and Muslim should be excluded from codification. हिंदू और मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है वो कोडिफाई नहीं किया जाना चाहिए. एज ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस, बीएन राव कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1941. बीएन राव कमेटी बना टू कोडिफाई हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए, लीडिंग टू द इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट. उसके बाद क्या आया? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के व्यू क्या है यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? ड्यूरिंग द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द इंक्लूजन ऑफ यूसीसी स्पार्क्ड सिग्निफिकेंट डिस्कशन. वहां पे अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग यूसीसी के बारे में बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे होगा. कुछ लोग बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए क्योंकि उससे जेंडर जस्टिस आएगा, है ना. राजकुमारी अमृत कौर उसमें से एक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे मुस्लिम या माइनॉरिटीज जो है वो हैरेस किए जाएंगे. क्योंकि जो मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी जैसे हिंदू हैं, तो उनका जो शादी का, मैरिज का, डिवोर्स का, मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस का ये तरीका है वो सब पे इंपोज किया जाएगा. सबका, हर रिलीजन वालों का तरीका अलग अलग है. देयर वाज अ वोट रिजल्टिंग इन अ 5-4 मेजोरिटी, जहां डिसाइड हुआ इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डालते हैं, और फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल के इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया. डॉक्टर अंबेडकर ने बोला कि ठीक है, यूसीसी जो है डिजायरेबल है, यूसीसी इज डिजायरेबल बट शुड रिमेन वॉलेंट्री. वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, इच्छा अनुकूल. अंटिल द नेशन विल सोशली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट. अभी नेशन जो है वो सोशली प्रिपेयर्ड नहीं है. अभी इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है, तो नेशन जो है प्रिपेयर्ड नहीं है इसको एक्सेप्ट करने के लिए. जब नेशन खुद से प्रिपेयर्ड होगा तो यूसीसी को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, और यूसीसी डीपीएसपी का पार्ट बन गया. व्हाट आर द एफर्ट्स टुवर्ड यूसीसी? यूसीसी के लिए हमने क्या प्रोविजन लिया? स्टैट्यूटरी लॉ बनाया, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954. स्पेशल मैरिज एक्ट में आप किसी भी रिलीजन के हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप शादी कर सकते हो, और स्पेशल मैरिज एक्ट ही फिर आप पे अप्लाई होगा, है ना. रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कुछ भी आप जाके इस स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी कर सकते हो. बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं आजकल अलग अलग रिलीजन वाले, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपना मैरिज को रजिस्टर कराते हैं. सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है? रिकमेंडिंग द नीड ऑफ यूसीसी. शाह बानो केस, सरला मुदगल केस. शाह बानो केस तो बहुत ही लैंडमार्क केस है, 1985 का केस है. शाह बानो केस. शाह बानो, a 62-year-old Muslim woman, was granted maintenance by the Supreme Court under Section 125 of CRPC. क्रिमिनल प्रोसीजर चला के इनको मेंटेनेंस देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को. द डिसीजन हाईलाइटेड द नीड फॉर यूसीसी टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन. इनके हस्बैंड ने इनको तलाक दे दिया और मेंटेनेंस कम दी जाए. ठीक है, हस्बैंड बहुत जाने माने पढ़े लिखे पैसे वाले इंसान थे. टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू वुमेन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन. इम्पैक्ट, द केस स्पार्क नेशन वाइड डिबेट ऑन यूसीसी एंड जेंडर जस्टिस. शाह बानो के बाद 2017 में एक केस आया, शायरा बानो. शायरा बानो के बाद ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, ट्रिपल तलाक को. ठीक है, तो वो यूसीसी से थोड़ा कम रिलेटेड है, ट्रिपल तलाक से ज्यादा रिलेटेड है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक. खैर, हम बात करते हैं सरला मुदगल केस में भी बहुत सारे हिंदू लोग मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे थे कि उनको बहुत सारी शादियां, 4 शादियां उनको कर लेना पड़े. ठीक है, बस वो मुस्लिम इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहे थे कि मुस्लिम रिलीजन उनको अच्छा लग रहा है. और भी केसेस यहाँ पे आए. करंट स्टेटस, एट प्रेजेंट मोस्ट इंडियंस आर गवर्न इन सच मैटर्स बाय देयर रेस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ. जो रिलीजन कहता है, रिलीजन के हिसाब से लॉ है, सारे इंडियंस उस हिसाब से गवर्न हो रहे हैं, है ना. इन गोवा अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस. पोर्टुगीज ने वो सिविल कोड 1867 में लेके आया था, पोर्टुगीज सिविल कोड, उसके हिसाब से गोवा चलता है. उत्तराखंड ने यूसीसी अडॉप्ट किया 2024 में. अब यूसीसी अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं? आर्गुमेंट्स फेवर में क्या कहता है कि डाइवर्सिटी सेलिब्रेट होगी, यूनिटी स्ट्रेंथन होगी. अगर हम यूसीसी प्रमोट करेंगे, इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस बेस्ड ऑन रिलीजियस पर्सनल लॉ एंड क्रिएटिंग कॉमन आइडेंटिटी. सिटीजन्स के लिए कॉमन आइडेंटिटी आएगी. फॉर एग्जांपल, यूसीसी वुड इनेबल इंटरफेथ मैरिज एंड रिलेशनशिप विदाउट एनी लीगल हर्डल और सोशल स्टिग्मा. बिना किसी लीगल हर्डल और सोशल स्टिग्मा के यूसीसी क्या करेगा? इंटरफेथ मैरिज और रिलेशनशिप को बढ़ावा देगा. एम्पावरिंग वुमेन थ्रू यूनिफॉर्मिटी. वुमेन को बढ़ावा देगा यूनिफॉर्मिटी के थ्रू. इट वुड इंश्योर जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय एबॉलिशिंग द डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन. वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेटरी एंड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस को खत्म करेगा, क्योंकि अलग अलग रिलीजन में वुमेन के लिए अलग अलग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं. पॉलीगेमी, अनइक्वल इनहेरिटेंस, सबको कम करेगा. लॉज को स्ट्रीमलाइन करेगा, लीगल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा. ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज.
अलग अलग कंट्रीज में, फ्रांस में और बाकी जब कंट्रीज में यूसीसी है, उससे हम लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट है? माइनॉरिटी राइट्स को थ्रेट है। कॉम्प्लेक्सिटीज विद इन यूसीसी इन गोवा, द यूसीसी इन गोवा permits a specific form of polygamy for Hindus and does not extend the Shariat Act to Muslim। तो यूसीसी जो गोवा में चल रहा है वही थोड़ा फ्लॉड है, ठीक है। कैथोलिक्स एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज सच एज एग्जेम्पशन फ्रॉम मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड एबिलिटी ऑफ कैथोलिक प्रीस्ट टू डिसॉल्व मैरिज। कैथोलिक प्रीस्ट मैरिज को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो यूसीसी में जो गोवा चल रहा है बहुत, वो गोवा में जो चल रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन इंडियन के पास, बहुत सारे इंडियंस के पास नहीं है ना। बहुत बेसिक रूप से एजुकेशन है, लॉज को कैसे इंप्लीमेंट करना है, लॉज से क्या प्रॉब्लम होगा, यूसीसी आएगा तो क्या बेनिफिट होगा, यूसीसी का लाभ कैसे उठाना है, ये अवेयरनेस का लेवल जो है इंडिया में बहुत कम है। हाँ, अभी ये टाइम जरूर आ चुका है कि हम अवेयरनेस का लेवल जरूर बढ़ाएं, लोगों में ये सोशल डिबेट बढ़ाएं। और लास्ट 6-7 साल से मैं देख रहा हूँ ये यूसीसी के लिए सोशल डिबेट और ये सब सारी चीजें बढ़ाई जा रही है। हर साल यूसीसी न्यूज में रहता है। यूसीसी इज एसेंशियल टू अचीव जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। बट यूसीसी का केयरफुल बैलेंसिंग जरूरी है जस्ट एन इक्विटेबल सोसाइटी बनाने के लिए। फैमिली लॉ बोर्ड बनाया जा सकता है, फैमिली लॉ बोर्ड यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, जो यूसीसी से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन होंगे उनको स्टडी करेगा। ब्रिक बाई ब्रिक अप्रोच होना चाहिए, एक ही बार पूरे कंट्री में यूसीसी पड़ाक से इंप्लीमेंट नहीं हो जाना चाहिए, है ना। पायलट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, वाइबिलिटी एक्सेप्टेंस देखना चाहिए, छोटे तरीके से यूसीसी को लागू करके उसमें जो कमियां आ रही हैं उसको देख लेना चाहिए, 2 साल 5 साल 10 साल, फिर यूसीसी को बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।